हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के रिगार्डिंग। स्टार्ट करने से पहले देख ले कि इसकी नोट्स की जो पीडीएफ है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग अपन देखेंगे। तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज ए डिजीज या इन्फेक्शन ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम, कि इस डिजीज में मेनली अपना बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम होता है वो अफेक्टेड होता है। दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय द थ्रेड लाइक पैरासाइटिक वर्म्स विच बिलोंग टू द निमेटोड फैमिली। इसमें अपन देखें लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में जो पॉजिटिव एजेंट होता है वर्म्स होती है, उसकी दो फॉर्म होती है, एक अडल्ट फॉर्म और एक लार्वा फॉर्म होती है। अडल्ट की बात करें तो मोस्ट कॉमनली कहाँ प्रेजेंट होती है, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड में प्रेजेंट होती है। लार्वा फॉर्म जो मोस्ट कॉमनली कौन सी होती है, माइक्रोफाइलेरी, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, ब्लड में प्रेजेंट होती है। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि अडल्ट फॉर्म होती है वो लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंट होती है, और लार्वा फॉर्म होती है वो ब्लड पेरिफेरल ब्लड में प्रेजेंट होती है। और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस में डिजीज में देखें तो क्या क्या प्रेजेंट होता है, लिम्फेंजाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ इडिमा मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द lymph node plus lymph adenitis means inflammation of the lymph node, lymph edema means chronic swelling present हो। और एलिफेंटियासिस की देखें तो उसमें, ठीक है ना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हाथी पाँव, ठीक है ना, पूरे लोअर लिम्ब, सिंगल लोअर लिम्ब में स्वेलिंग हो जाती है। जेनाइटलेशन मीन्स हाइड्रोसिल वगैरह ये प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर अपन क्रोनिक डिजीज में बात करके, क्रोनिक डिजीज में क्या प्रेजेंट होगा, तो क्रोनिक डिजीज में परमानेंट डिसेबिलिटी और डिफॉर्मिटी लाइक कंडीशन प्रेजेंट होगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात करें अपन, पहले ग्लोबल बर्डन की बात करें तो ग्लोबल बर्डन में देखें तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस है वो मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम कौन से एरिया में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया लाइक एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया और वेस्टर्न पैसिफिक एरिया हो गया। और वर्ल्ड की बात करें तो कितनी कंट्रीज है वो एंडेमिक है, 39 है। और कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में जो एट रिस्क पे है, ठीक है ना, डिजीज एट रिस्क पे है, कितनी पॉपुलेशन है वो, मोर देन 657 मिलियन पॉपुलेशन है। उसमें सिर्फ देखें 120 मिलियन पॉपुलेशन है वो इन्फेक्टेड या अफेक्टेड है इस डिजीज से, ठीक है ना। आउट ऑफ 120 मिलियन में से देखें तो 40 मिलियन सफर फ्रॉम द क्लिनिकल डिजीज, 25 मिलियन मैन हैव जेनाइटल डिजीज, ठीक है ना, कंडीशन लाइक हाइड्रोसिल, एंड 15 मिलियन पीपल हैव लिम्फेडिमा मीन्स क्रोनिक स्वेलिंग प्रेजेंट है उनमें। फिर अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है वर्ल्ड में, ठीक है ना, ग्लोबल बर्डन में 40% इंपॉर्टेंट है, 40% है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। और इंडिया की अपन बात करें कि कितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जो एंडेमिक है, तो वो 20 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसी है जो इस डिजीज के लिए एंडेमिक है। यहाँ पे ये डिजीज उन स्टेट में एंडेमिक है। कौन कौन से ऐसे स्टेट है, बिहार हो गया, झारखंड, यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, ये मोस्ट डिजीज से कॉमनली अफेक्टेड स्टेट है। यहाँ पे लिम्फेटिक फाइलेरियासिस एंडेमिक कंडीशन है। फिर अपन बात करें कि इंडिया में मोस्ट कॉमन केसेस के लिए कौन सा, ठीक है ना, फाइलेरियासिस रिस्पॉन्सिबल होता है, तो उसके लिए पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो वुड्सेरिया बैंक्रॉप्टी होता है वो मोस्ट, जिसकी वजह से मोस्टली केसेस होते हैं वो वुड्सेरिया बैंक्रॉप्टी की वजह से होते हैं, ठीक है। ब्रूगिया मेलाई की बात करें तो इसके केसेज हैं तो मोस्ट कॉमनली केरला और ईस्टर्न इंडिया के एरिया में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे फाइलेरिया रिलेटेड प्रोग्राम के, नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग डिटेल्स में अपन ने, ठीक है ना, NVBDCP के ऊपर अपन ने वीडियो बना रखा है। उसके अंडर में जो 6 डिजीज कवर होते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल डिजीज के जो भी प्रोग्राम है वो सब प्रोग्राम किसके अंडर में आते हैं, NVBDC के अंदर आते हैं। तो आप कंप्लीटली अपने डिटेल में इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। इसके अपन यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव देखें तो कंट्रोल द ट्रांसमिशन, रिड्यूस द डिजीज बर्डन एंड प्रिवेंट द डिसेबिलिटी। मेन 3 इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। और इसकी प्रोग्राम की अपन स्ट्रेटेजी देखें तो मेनली 2 स्ट्रेटेजी होती है। एक तो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें एनुअल सिंगल डोज ऑफ द, ठीक है ना,
डाईएथाइल कार्बामेजिन, DEC हो गया, एल्बेंडाजोल प्लस माइनस आइवरमेक्टिन। ठीक है ना, कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एनुअली सिंगल डोज देते हैं, कितने टाइम तक, फॉर द 5 to 6 ईयर तक। और क्या टारगेट होता है, कवरेज कितना होता है, करने का टारगेट होता है 80 या मोर देन 80% यदि टारगेट कवर कर लेते हैं तो ठीक है ना, अपन जो ट्रांसमिशन है उसको अपन इफेक्टिवली मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या है, मोर्बिडिटी मैनेजमेंट। ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल हो गया, लिम्फेडिमा हो गया, इसको अपन कैसे मैनेज कर सकते हैं ताकि कॉम्प्लिकेशन को अपन मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट अपन देखेंगे एपिडेमियोलॉजी, ठीक है ना, ऑफ द लिम्फेटिक फाइलियासिस। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या कवर करेंगे, एजेंट फैक्टर के रिगार्डिंग। एजेंट की बात करें कि कौन कौन से एजेंट होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं लिम्फेटिक फाइलियासिस के लिए, तो वुंचेरिया बैंक्रॉप्टी हो गया, ब्रूगिया मेलाई हो गया और ब्रूगिया टिमोरी हो गया। मोस्ट कॉमनली 3 एजेंट होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं फाइलियासिस के लिए। अपन बात करें सबसे पहले वुंचेरिया बैंक्रॉप्टी की, तो इसकी वजह से जो फाइलेरियासिस होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, बैंक्रॉप्टियन फाइलेरियासिस बोलते हैं। ब्रूगिया मेलाई या ब्रूगिया टिमोरी की वजह से जो फाइलेरियासिस होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मालायन या ब्रूगियन फाइलेरियासिस। ये हो गया। अब अपन जैसे यहाँ पे अपन देखें वोंचेरिया बैंक्रॉप्टिका माइक्रोफाइलेरिया और ब्रूगिया मेलाई का, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ब्रूगिया मेलाई में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नीट पीजी में हर साल MCQ आता है कि ब्रूगिया मेलाई की टेल में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसे याद करेंगे, बी से अपन 2 याद कर सकते हैं। ठीक है ना, बी कौन से अल्फाबेटिक, कौन से नंबर का अल्फाबेट है, सेकंड नंबर का AB। ठीक है ना, तो 2 हो गया। तो ब्रूगिया मेलाई के टेल में 2 न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं और वुंचेरिया बैंक्रॉप्टी की टेल में कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, फिर अपन वेक्टर की बात करें कि कौन से टाइप के फाइलेरियासिस के लिए कौन सा वेक्टर, उसके ट्रांसमिशन के लिए कौन सा वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है। तो अपने बात करें वुंचेरिया बैंक्रॉप्टी या लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के लिए कौन सा वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, क्यूलेक्स। ठीक है ना, क्यूलेक्स में भी अपन देखें स्पेसिफिक, तो क्यूलेक्स क्वे फेसिटिस या क्यूलेक्स फेटिगेंस, 2 मोस्ट कॉमन क्यूलेक्स की स्पीशीज होती है, वो रेस्पॉन्सिबल होती है वुंचेरिया बैंक्रॉप्टी के लिए। फिर अपन बात करें मालायन या ब्रूगियन फाइलेरियासिस के लिए, तो इसके लिए मोस्ट कॉमनली 2 मॉस्किटो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, एक मॉन्सेनिया और एक एनाफिलीज मॉस्किटो। मॉन्सेनिया की देखें तो इसकी भी 2 स्पीशीज रेस्पॉन्सिबल हो सकती है, कौन सी, एन्यूलिफेरा और यूनिफॉर्मिस। ठीक है ना, और एनाफिलीज भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है कौन से टाइप के फाइलेरियासिस के लिए, मालायन या ब्रूगियन फाइलेरियासिस के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। फिर अपन बात करें पीरियोडिसिटी ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि माइक्रोफाइलेरिया शो नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी मीन्स appear in the peripheral blood at the night। ठीक है ना, नाइट के टाइम पे ये पेरिफेरल ब्लड में अपीयर होते हैं, कौन सा टाइम, 10 PM to 2 AM मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये टाइम अपन को बताना चाहिए। ड्यूरिंग डे टाइम की बात करें तो रीट्रीट टू द डीप ब्लड वेसल, किसकी, लंग में, कि नाइट में पेरिफेरल ब्लड में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोफाइलेरिया, डे टाइम में कहाँ चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं, लंग्स के ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते थे। आप अपने को बताना चाहिए ब्लड वेसल है, लिम्फेटिक वेसल नहीं है। ठीक है, और अपन बात करें कि माइक्रोफाइलेरिया वो रात के टाइम पे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या मैच करते हैं, जिस मैच द मॉस्किटो बाइटिंग हैबिट। अपने जैसे बात की थी क्यूलेक्स कब बाइट करता है, नाइट के टाइम बाइट करता है, और माइक्रोफाइलेरिया होता है वो ब्लड में कब प्रेजेंट होता है, नाइट के टाइम में प्रेजेंट होता है। तो दोनों की बाइटिंग और माइक्रोफाइलेरिया का ब्लड में प्रेजेंट दोनों मैच हो जाता है। तो जैसे मॉस्किटो नाइट के टाइम पे बाइट करता है तो माइक्रोफाइलेरिया को ब्लड के साथ वो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है ना, तो इसी वजह से वो ट्रांसमिशन है वो और रैपिडली ट्रांसमिट होता है फाइलेरियासिस। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसके लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग। इसमें अपन देखें होस्ट, डेफिनेटिव होस्ट किसको बोलते हैं, जहाँ पे सेक्सुअल साइकिल होता है, और इंटरमीडिएट होस्ट जहाँ पे एसेक्सुअल साइकिल चलता है। ठीक है ना, तो डेफिनेटिव होस्ट कौन हो गया, ह्यूमन हो गया, यहाँ पे इंटरमीडिएट होस्ट कौन हो गया, मॉस्किटो हो गया। ठीक है ना, ये अपने फाइलेरियासिस में पता होना चाहिए अपन को। ठीक है, अपन अब ह्यूमन में बात करें सेक्सुअल साइकिल की, तो मॉस्किटो इंजेक्ट द इन्फेक्टिव L3 लार्वा। तो ह्यूमन के लिए कौन सी इन्फेक्टिव स्टेज होती है,
L3 लार्वा, ठीक है। लार्वा इंटर द लिम्फेटिक्स में इंटर करेगा, फिर मैच्योर इनटू द अडल्ट वॉर्म। जो लार्वा है उसको अडल्ट वॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए कितना समय लग सकता है? 6 to 12 मंथ का टाइम लग सकता है। अडल्ट जो फॉर्म होती है वो कितने टाइम तक, ठीक है ना, उनकी लाइफ लाइन लॉन्ग कितनी होती है? लाइफ लाइन 5 to 15 ईयर तक होते हैं, ठीक है ना। और अडल्ट वॉर्म में अपन फीमेल वॉर्म की बात करें, फीमेल वॉर्म रिलीज द माइक्रोफाइलेरिया इनटू द ब्लड, तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना, विविपेरस होते हैं, ठीक है। अपन मॉस्किटो में बात करें कि मॉस्किटो क्या है? इंटरमीडिएट होस्ट है। यहाँ पे कौन सी साइकिल चलती है? एसेक्सुअल साइकिल चलती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मॉस्किटो जैसे बाइट करेगा अपन को, ठीक है ना, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो मोस्ट कॉमनली कब बाइट करता है? नाइट के टाइम पे। तो कौन नाइट के टाइम पे जब भी बाइट करता है तो क्या, ठीक है ना, इंजेस्ट करता है माइक्रोफाइलेरिया को, ठीक है ना। ब्लड के अंदर जो माइक्रोफाइलेरिया प्रेजेंट होते हैं उसको इंजेस्ट कर लेता है। माइक्रोफाइलेरिया है वो मैच्योर होते हैं, L1 से L2 में कन्वर्ट होते हैं, L2 L3 में कन्वर्ट होते हैं, और L3 होते हैं वो इन्फेक्टिव स्टेज है, ठीक है ना। L3 इसमें कन्वर्ट होती है प्रोबोसिस में, ठीक है ना। और फिर जब भी नेक्स्ट टाइम वो मॉस्किटो बाइट करता है तो वो L3 जो फॉर्म है उसको ट्रांसमिट कर देता है ड्यूरिंग द नेक्स्ट बाइट पे। वो जब भी किसी होस्ट को बाइट करता है तो नेक्स्ट टाइम वो बाइट पे वो उस इन्फेक्टिव फॉर्म को इंजेक्ट कर लेता है, किसके अंदर? होस्ट के अंदर, ठीक है ना। और फिर वो वापस साइकिल कंटिन्यू हो जाता है। तो अपनी मॉस्किटो की बात करें, मॉस्किटो साइकिल का, तो इसका ड्यूरेशन कितना होता है? 10 to 14 डेज। और इस वाले अपन पीरियड को क्या बोलते हैं? एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट अपन बात करें कि इन्फेक्शन का रिजर्वर ऑफ द इन्फेक्शन कौन होता है? देयर इज द नो एविडेंस दैट द वुचेरिया बैंक्रॉप्टी हैज द एनिमल रिजर्वर इन इंडिया। अपन इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कोई एनिमल रिजर्वर इसका प्रेजेंट है। अपन बात करें इन ह्यूमन द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज ए पर्सन विद द सर्कुलेटिंग माइक्रोफाइलेरिया इन ब्लड, इन पेरिफेरल ब्लड, ठीक है ना। कि अपन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ह्यूमन की बात करें तो वही सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का काम करेगा जिसके पेरिफेरल ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया जो लार्वा की फॉर्म होती है वो प्रेजेंट हो। तो मॉस्किटो जब भी बाइट करेगा तब वो उस लार्वा फॉर्म को इंजेस्ट करेंगे और फिर वो मैच्योर होकर वापस, ठीक है ना, इन्फेक्टिव फॉर्म में उस लार्वा को कन्वर्ट करेंगे और फिर वो वापस किसी अदर होस्ट को जो बाइट करेंगे तो वापस माइक्रोफाइलेरिया उसके लिम्फेटिक सिस्टम में छोड़ देंगे, ठीक है। अपन नेक्स्ट बात करें कि फाइलेरिया डिजीज, जहाँ पे जिसको अपन क्या बोलते हैं? लेटर स्टेज ऑफ द डिजीज, लेट ऑब्स्ट्रक्टिव स्टेज, उस कंडीशन में माइक्रोफाइलेरिया होता है वो ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता है। फिर अपन होस्ट फैक्टर की बात करें, ठीक है ना, तो होस्ट में डेफिनेटिव होस्ट का कौन काम करता है? अपने पहले बात की, जहाँ सेक्सुअल साइकिल चलती है वो डेफिनेटिव होस्ट है। डेफिनेटिव होस्ट कौन है? मैन, ठीक है, ह्यूमन होता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट होस्ट जहाँ पे एसेक्सुअल साइकिल चलती है वो कौन है? मॉस्किटो होता है, ठीक है। एज की बात करें अपन तो कैन अफेक्ट द एनी एज ग्रुप, पीक एज इज 20 to 40 ईयर्स। जेंडर की बात करें तो मेल में ज़्यादा होता है कंपेयर टू द फीमेल। और अपन यहाँ पे प्री डिस्पोजिंग फैक्टर की बात करें, ठीक है ना, तो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, ओवर क्राउडिंग हो गई, लैक ऑफ हाइजीन हो गया, पुअर्टी हो गई, अर्बनाइजेशन हो गया, माइग्रेशन हो गया, ये सब फैक्टर है ये, ठीक है ना, रिस्क इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मोड ऑफ द ट्रांसमिशन। फाइलेरियासिस का ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है ना, बाय द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो। वेरी इंपॉर्टेंट कि फीमेल मॉस्किटो इन्फेक्टेड होना चाहिए तभी वो डिजीज का ट्रांसमिशन कर सकता है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? लार्वा डिपोजिटेड नियर द पंक्चर साइट, ठीक है ना, जैसे इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट किया तो उसने लार्वा डिपोजिट कर दिया, ठीक है ना, जहाँ पे पंक्चर हुआ है, ठीक है ना। वो लार्वा कहाँ इंटर करेंगे? लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर करेंगे। और मेनली जो ट्रांसमिशन होता है वो 3 कंडीशन पे डिपेंड करता है। एक तो डेंसिटी ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया, एक मॉस्किटो डेंसिटी और एक ह्यूमन मॉस्किटो कॉन्टैक्ट। 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज, ठीक। फिर अपन इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें फाइलेरियासिस के, तो टाइम बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया कितना टाइम होता है? 8 to 16 मंथ का टाइम होता है,
और एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें जो कहाँ पे चलता है, मॉस्किटो में होता है, मीन्स इन द इंटरमीडिएट होस्ट में होता है, उसका कितना टाइम होता है, 10 to 14 डेज का होता है, ठीक है। फिर अपन इसको जो नॉर्मल जैसे चलता है, ठीक है ना, इंक्यूबेशन पीरियड जैसे इन्फेक्शन से लेके अपीयरेंस ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया सिम्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड। जो एसेक्सुअल होस्ट होता है उसमें जो पीरियड चलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। अपन इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें जो कौन कौन से फेवरेबल होते हैं, ठीक है ना, वार्म कंडीशन, ह्यूमिड क्लाइमेट फेवरेबल होती है वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए, ठीक है ना, पुअर सैनिटेशन, स्टेगनेट वाटर, ठीक है ना, मोस्ट कॉमन प्लेस होता है, ठीक है ना, मॉस्किटो की ब्रीडिंग के लिए, अर्बन स्लम्स या एक्वेटिक वेजिटेशन जैसे मेंसोनिया मॉस्किटो होता है उसके लिए फेवरेबल कंडीशन होती है एक्वेटिक वेजिटेशन। तो ये सब कंडीशन है, ये जो भी वेक्टर होते हैं जो डिजीज ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसके लिए फेवरेबल कंडीशन है। यदि वेक्टर, ठीक है ना, इंक्रीज होंगे तो डिजीज का ट्रांसमिशन है वो भी इंक्रीज होगा और जिससे डिजीज की प्रिवलेंस है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट अपन बात करें क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो इसको मेनली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, और सेकंड कैटेगरी ओकल्ट फाइलेरियासिस। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का क्या मीनिंग है, द पैरासाइट इन द लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी वजह से साइन और सिम्टम अपीयर हो रहे। ओकल्ट फाइलेरियासिस occur due to the immune hyper responsiveness of the human host, ठीक है ना, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की तरह होता है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होता है ह्यूमन होस्ट का, ठीक है ना, इस वजह से इसको जो कंडीशन अकर होती है उसको क्या बोलते हैं, ओकल्ट फाइलेरियासिस। इसका अपन एग्जांपल की बात करें तो लाइक ट्रॉपिकल पल्मोनरी यूसिनोफिलिया, ये अपन को याद होना चाहिए किसका टाइप है, ओकल्ट फाइलेरियासिस का। नेक्स्ट अपन बात करें फर्स्ट टाइप की बात करेंगे हम, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, ठीक है। तो इसके भी मल्टीपल स्टेज होती है। फर्स्ट स्टेज की बात करें एसिम्टोमेटिक माइक्रोफाइलेरिया के सिम्टम भी नहीं है और पेरिफेरल ब्लड में माइक्रोफाइलेरिया भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये कंडीशन होगी। सेकंड स्टेज की बात करें एसिम्टोमेटिक माइक्रोफाइलेरिया के ब्लड के अंदर माइक्रोफाइलेरिया प्रेजेंट है बट सिम्टम कोई भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये हो गया। और ये मोस्ट कॉमनली ये स्टेज होती है, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, मेजर सोर्स ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज के लिए मोस्ट कॉमनली रेस्पॉन्सिबल होती है। फिर नेक्स्ट स्टेज क्या, स्टेज ऑफ द एक्यूट मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना, तो इसके रिगार्डिंग अपन देखें पॉइंट के अकर इन द फर्स्ट फ्यू मंथ टू एंड ईयर्स, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि रिकरेंट एपिसोड ऑफ द एक्यूट इन्फ्लामेशन इन द लिम्फ ग्लैंड एंड लिम्फ वेसल, ठीक है, जिसकी वजह से विच इज मैनिफेस्टेड एज ए फाइलेरिया फीवर, लिम्फेंजाइटिस, लिम्फ एडिनाइटिस, ठीक है ना, एक्यूट इन्फ्लामेशन, रिकरेंट रिपीटेड एक्यूट इन्फ्लामेशन की वजह से ये सिम्टम अपीयर होंगे, प्लस लिम्फ एडिमा प्रेजेंट होगा, प्लस एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस प्रेजेंट होगा मेल में, ठीक है ना। तो ये सब एक्यूट इन्फ्लामेशन की वजह से ये सब कंडीशन अपीयर होगी। नेक्स्ट अपन बात करें स्टेज ऑफ द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना, इट अकर 10 to 15 ईयर आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द फर्स्ट एक्यूट अटैक। फर्स्ट टाइम एक्यूट अटैक आया था उसके 10 से 15 साल बाद, ठीक है ना, स्टेज जो अक्कर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव मैनिफेस्टेशन। इसकी वजह से क्या हो सकता है, दिस कॉजेज द परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस ड्यू टू द फाइब्रोसिस एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लिम्फेटिक वेसल, कि लिम्फेटिक वेसल का जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है परमानेंट हो जाता है क्योंकि फाइब्रोसिस हो जाता है, इस वजह से, ठीक है ना, जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंट होते हैं और इसी वजह से अपने मॉर्बिडिटी या जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो मेन क्लिनिकल फीचर क्या क्या हो सकते हैं, हाइड्रोसिल इस कंडीशन में, एलिफेंटियासिस और काइल्यूरिया के क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव कंडीशन की वजह से जो मेन कंडीशन अपीयर होती है वो कौन सी हो सकती है, हाइड्रोसिल, एलिफेंटियासिस और काइल्यूरिया, ठीक है ना। और इसको अपन क्या, ठीक है ना, ये कंडीशन में अपीयर होती है, इस कंडीशन में अपन पेशेंट की केयर करते हैं, ठीक है ना, टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट विद एलिफेंटियासिस, इसको अपन क्या कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, टर्शियरी लेवल का प्रिवेंशन है, ठीक है ना। यहाँ पे, ठीक है ना, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, अब डिसेबिलिटी को यहाँ पे अपन को मैनेज करना, तो ये कौन सा होगा, टर्शियरी लेवल केयर होगी,
ठीक है। अपन बात करें ब्रूगियन फाइलेरियासिस की बात करें तो वहाँ पे जेनेटेलिया वो रेयरली इन्वॉल्व होते हैं। फिर अपन नेक्स्ट टाइप था अपना ओकल्ट फाइलेरियासिस। फर्स्ट था लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, नेक्स्ट है ओकल्ट फाइलेरियासिस। द क्लासिकल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आर नॉट प्रेजेंट। इस कंडीशन में जो अपन देखा था क्रोनिक और एक्यूट कंडीशन में जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो क्लासिकल यहाँ पे मैनिफेस्टेशन यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। प्लस माइक्रोफाइलेरिया नॉट फाउंड इन द ब्लड, ठीक है ना। ओकल्ट फाइलेरियासिस के पीछे रीजन क्या होता है, ठीक है ना। इट अकर ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द फाइलेरियल एंटीजन डेराइव्ड फ्रॉम द माइक्रोफाइलेरिया। तो माइक्रोफाइलेरिया से का जो एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट बॉडी की जो अपनी रिएक्शन होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, उसकी वजह से जो कंडीशन अकर होती है उसको अपने क्या बोलते हैं ओकल्ट फाइलेरियासिस। उसके एग्जांपल अपन देखें तो ट्रॉपिकल पल्मोनरी इओसिनोफिलिया, वेरी इंपॉर्टेंट अपन को एग्जांपल पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि फाइलेरियल डिजीज हो गया तो फाइलेरिया का अपन सर्वे कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी ठीक है ना, एक इसमें भी शॉर्ट नोट्स आ सकता है और नीट पीजी में एमसीक्यू हर साल फाइलेरियासिस से एक एमसीक्यू आता है, वो मोस्ट कॉमनली फाइलेरियल सर्वे से के ऊपर इसी टॉपिक के ऊपर से आता है। अपन बात करें कि फाइलेरियल सर्वे इज कंडक्टेड टू द डिटरमाइन द प्रेजेंस, एक्सटेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ द फाइलेरियल इन्फेक्शन इन द community and identify the endemic area and assess the impact of the control program, ठीक है ना। तो फाइलेरियल सर्वे का मेन एम ये होता है। और सर्वे कैरीड आउट बाई किसके थ्रू हो सकती है, तो एनसीडीसी या एनआईसीडी, ठीक है। एनआईसीडी भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजन या नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। और दूसरी कौन से किसके थ्रू हो सकती है, एक तो ये हो गया, नेक्स्ट होती है WHO एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू ये कैरिड आउट की जाती है फाइलेरियल सर्वे। नेक्स्ट अपन देखेंगे टाइप ऑफ द फाइलेरियल सर्वे। फाइलेरियल सर्वे के कितने टाइप हो सकते हैं, तो इसके 3 टाइप होते हैं। एक तो ठीक है ना, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है वो फर्स्ट होता है मास ब्लड सर्वे, जो मोस्ट कॉमन होता है, इसको अपन गोल्ड स्टैंडर्ड भी कहते हैं। इसके मास ब्लड सर्वे के देखें तो 3 टाइप होते हैं, एक तो द थिक फिल्म, एक मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक और थर्ड होता है DEC टेस्ट। और इसमें से भी अपन को तीनों में से भी एक सेलेक्ट करना हो तो डेफिनेटिव मेथड कौन सा मोस्ट कॉमनली, वो थिक फिल्म। डेफिनेटिव मेथड क्यों कहता है, जिसमें अपन फाइलेरियल इन्फेक्शन को डायग्नोसिस में हेल्प करता है, कैसे, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया इन द ह्यूमन ब्लड, ठीक है। इसमें अपन ह्यूमन ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड अपन सैंपल कब कलेक्ट करते हैं, जब माइक्रोफाइलेरिया ब्लड में प्रेजेंट हो। माइक्रोफाइलेरिया के लिए क्या स्पेसिफिक फीचर था, नॉक्टर्नल पीरियोडिसिटी, मींस रात के समय ये ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। तो अपन सैंपल कलेक्ट करने का टाइम क्या हो जाएगा अपना 10 PM टू 2 AM, जो मोस्ट कॉमनली प्रेफर करते हैं अपन ड्यूरेशन को। और सैंपल अपन कितने अमाउंट में कलेक्ट करते हैं, 20 mm क्यूब का अपन सैंपल लेते हैं बाय द डीप फिंगर प्रिक। डीप अपन को प्रिक है वो डीप करना चाहिए ताकि अपन सैंपल है उसमें माइक्रोफाइलेरिया प्रॉपर क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, ठीक है। उसके बाद जैसे अपन सैंपल कलेक्ट किया उसके बाद अपन स्मीयर फॉर्मेशन करेंगे, कौन से टाइप का, थिक ब्लड स्मीयर फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना, स्लाइड के ऊपर। और जब भी अपन स्मीयर फॉर्मेशन करेंगे उस टाइम ब्लड है वो ड्राइड फॉर्म में हो, ठीक है ना, डी हीमोग्लोबिनाइज्ड फॉर्म में हो। प्लस स्टेन यूज करेंगे, कौन सा, जिम्सा स्टेन यूज करते हैं उसके ऊपर। स्टेन यूज करने के बाद उसको अपन एग्जामिन करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप और अपन माइक्रोफाइलेरिया की प्रेजेंस देखेंगे। यदि माइक्रोफाइलेरिया प्रेजेंस है तो अपन क्या इंडिकेट करेगा वो कि फाइलेरिया इन्फेक्शन पॉजिटिव। इसकी लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट डिटेक्ट द ओकल्ट या लो डेंसिटी इन्फेक्शन को ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ये इस मेथड की डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट अपना क्या, MFT मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक। और इसका एडवांटेज क्या है, डिटेक्ट द लो डेंसिटी माइक्रोफाइलेरिया, ये इसका एडवांटेज है, ठीक है ना। ब्लड इज पास्ड थ्रू द पॉलीकार्बोनेट मेम्ब्रेन फिल्टर, ठीक है ना। माइक्रोफाइलेरिया आर ट्रैप्ड एंड उसको फिर अपन स्टेन कर लेते हैं फिल्टर को और फिर उसको अपन वो देखते हैं, ठीक है ना। तो इससे अपन माइक्रोफाइलेरिया को, ठीक है, लो क्वांटिटी में लो डेंसिटी में प्रेजेंट हो तो उसको भी अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्निक के थ्रू। थर्ड मेथड कौन सा था,
DEC प्रोवोकेशन टेस्ट कि माइक्रोफाइलेरिया कैन बी induced to appear in the blood in the daytime by administering the diethyl carbamine कितने अमाउंट में 100 mg ओरली कि अपन डे टाइम पे अपन ने पढ़ा था कि डे टाइम पे माइक्रोफाइलेरिया कहाँ चले जाते हैं ब्लड वेसल में किसकी ब्लड वेसल में लंग की ब्लड वेसल में प्रेजेंट होते हैं इसको यदि पेरिफेरल ब्लड में अपीयर होना है तो अपन को DEC की 100 mg के अपन डोज देते हैं तो ये डे टाइम पे ब्लड में अपीयर हो जाते पेरिफेरल ब्लड में अपीयर हो जाते हैं और जैसे अपन DEC की डोज देते हैं तो माइक्रोफायर बिगिन टू रीच देयर पीक विथ इन 15 मिनट एंड बिगिन टू डिक्रीज 2 आवर्स आफ्टर कि जैसे अपने डोज दिया डोज देने के 15 मिनट बाद ये ब्लड में अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं और 15 मिनट से लेकर 2 घंटे तक ब्लड में प्रेजेंट होते हैं 2 घंटे के बाद ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते तो अपने पे इसमें डोज देने के 15 मिनट बाद से अगले 2 घंटे तक का पीरियड होता है तब अपन सैंपल कलेक्ट करके उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं ठीक है और अपन मोस्ट कॉमनली कब सैंपल कलेक्टेड आफ्टर द 1 आवर ठीक है आप 1 आवर आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द DEC और फिर थिक ब्लड अपन ठीक है थिक ब्लड स्मीयर का फॉर्मेशन करते हैं फिर उसको अपन माइक्रोस्कोप के अंदर अपन माइक्रोफाइलेरिया को देखते हैं सेकंड मेथड अपना फर्स्ट हो गया ब्लड एग्जामिनेशन सेकंड क्या क्लिनिकल सर्वे जिसमें अपन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिटेक्ट कर सकते हैं ठीक है लिम्फेंजाइटिस हो गया लिम्फ एडिनाइटिस हो गया हाइड्रोसिल हो गया एलिफेंटियासिस हो गया एपिडिडाइमो ऑर्काइटिस हो गया काइलूरिया हो गया ये अपन सब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिटेक्ट करते हैं थर्ड अपना कौन सा हो गया फाइलेरिया सर्वे के लिए टेस्ट सीरोलॉजिकल टेस्ट जिसमें अपन एंटीबॉडी या एंटीजन अगेंस्ट द फाइलेरियल पैरासाइट है ठीक है ना वो अपन डिटेक्ट करते हैं इसके लिए कौन सी टेक्निक है इम्यूनोफ्लोरेसेंस हो गई एलाइजा मेथड हो गया एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट हो गया और इसकी सीरोलॉजिकल टेस्ट की लिमिटेशन क्या है इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द पास्ट एंड प्रेजेंट इन्फेक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर पा सकता ये इसकी लिमिटेशन है फिर अपन नेक्स्ट क्या है जीनो डायग्नोसिस के बेसिस पे अपन फाइलेरियल सर्वे कर सकते हैं इसमें क्या मॉस्किटो आर अलाउड टू फीड ऑन द पेशेंट जिसको फाइलेरियासिस हो रखा है उसके ऊपर मॉस्किटो को अलाउ किया जाता है फीडिंग के लिए ठीक है ना लेटर डिसेक्ट टू डिटेक्ट द डेवलपिंग लार्वा के अपन डिसेक्ट करते हैं मॉस्किटो को फिर उसके अंदर जो लार्वा डेवलप हो रहे हैं उसको अपन डिटेक्ट करते हैं वेरी सेंसिटिव मैटर है मेथड है बट प्रैक्टिकली नॉट प्रैक्टिकल फॉर फील्ड यूज एंटेमोलॉजिकल सर्वे ये भी यूज कर सकते हैं इसका कलेक्शन ऑफ द अडल्ट मॉस्किटो को अपन कलेक्ट करते हैं उसको डिसेक्शन करते हैं उनका टू डिटेक्ट द लार्वा और इसके बेसिस पे अपन क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं वेक्टर डेंसिटी और इन्फेक्शन रेट को अपन कैलकुलेट कर सकते हैं पर ये दोनों मेथड प्रैक्टिकली फील्ड एरिया में पॉसिबल नहीं है नेक्स्ट अपन देखें कि फाइलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम है उसका असेसमेंट अपन देखें ठीक है ना तो असेसमेंट देखें तो क्लिनिकल पैरामीटर के बेसिस पे असेसमेंट हो सकता है पैरासाइटोलॉजिकल पैरामीटर के बेसिस पे असेसमेंट और एंटेमोलॉजिकल पैरामीटर के बेसिस पे असेसमेंट क्लिनिकल पे देखें तो मेजर द इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस ऑफ द लिम्फेडिमा हाइड्रोसिल एक्यूट अटैक तो क्लिनिकल पैरामीटर हो गया पैरासाइटोलॉजिकल पैरामीटर देखें तो माइक्रोफाइलेरिया रेट देखेंगे कि परसेंटेज ऑफ द पर्सन विद द माइक्रोफाइलेरिया इन द ब्लड कि माइक्रोफाइलेरिया रेट कैसे देखेंगे कि कितने परसेंटेज पर्सन है जिसके ब्लड के अंदर माइक्रोफाइलेरिया प्रेजेंट है माइक्रोफाइलेरियल डेंसिटी क्या इंडिकेट करती है कि नंबर ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया पर MMQ ऑफ द ब्लड ठीक है ना कि 1 MMQ ऑफ ब्लड में कितने माइक्रोफाइलेरिया प्रेजेंट है ये क्या इंडिकेट करता है डेंसिटी को एवरेज इन्फेक्शन रेट को अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि मीन माइक्रोफाइलेरियल डेंसिटी अमंग द पॉजिटिव ठीक है ना पॉजिटिव पर्सन के अंदर ठीक है ना मीन माइक्रोफाइलेरियल डेंसिटी कितनी है उस बेसिस पर अपन एवरेज इन्फेक्शन रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं फिर एंटेमोलॉजिकल पैरामीटर देखें कि परसेंटेज ऑफ द मॉस्किटो इन्फेक्टेड कितने परसेंटेज के मॉस्किटो इन्फेक्टेड है कितने परसेंटेज पर्सन है वो कैरिंग द इन्फेक्टिव लार्वा प्लस लार्वल डेंसिटी कितना है और ब्रीडिंग इंडाइसिस कितना है तो ये एंटेमोलॉजिकल पैरामीटर हो गए जो ठीक है ना प्रोग्राम को असेसमेंट में हेल्प करते हैं नेक्स्ट है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं उसके मेजर्स क्या क्या है तो सबसे फर्स्ट है कीमोथेरेपी
कीमोथेरेपी के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कीमोथेरेपी में मोस्ट कॉमनली ड्रग कौन सी यूज करते हैं? DEC, डाइथाइल कार्बामाजिन, ठीक है, डाइथाइल कार्बामाजिन, ये मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज की जाती है कीमोथेरेपी में, ठीक है। इसको अपन ड्रग ऑफ चॉइस भी बोल सकते हैं क्योंकि हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट द माइक्रोफाइलेरिया। इसकी डोजेज की बात करें अपन, ठीक है ना, कितनी डोज में देते हैं तो 6 mg पर kg बॉडी वेट पर डे यूज करते हैं। और कितने टाइम के लिए अपन कर देते हैं, इसका ड्यूरेशन का था गिवन फॉर द 12 डेज, ठीक है ना। तो पर डे अपन ने कितनी डोज यूज की? 6 mg पर kg, ठीक है। और कितने टाइम तक यूज करना? 12 डेज तक, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल डोज कितनी आ जाएगी इसकी? 72 mg पर kg बॉडी वेट। इसको अपन कितने डेज में यूज करना है? इसको 12 डेज में यूज करना है। अपन देखें मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें अपन सिंगल एनुअल डोज का यूज करते हैं, ठीक है ना, कि एक साल में सिर्फ एक बार ही डोज यूज करेंगे और वो 5 to 6 ईयर तक अपन को फॉलो करना है कि हर साल में एक डोज यूज करनी फॉर 5 to 6 ईयर। उसमें अपन कौन सा यूज करते हैं एमडीए में? कि DEC प्लस एल्बेंडाजोल प्लस माइनस आइबरमेक्टिन, 3 ड्रग का कॉम्बिनेशन या 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन अपन यूज करते हैं। इसके एक्शन की बात करें तो रैपिडली रिड्यूस द माइक्रोफाइलेरिया डेंसिटी एंड इंटरप्ट द ट्रांसमिशन। यदि माइक्रोफाइलेरिया की डेंसिटी डिक्रीज होगी तो अपने आप ही ट्रांसमिशन है वो इंटरप्ट हो जाएगा। इसके साइड इफेक्ट की बात करें अपन DEC की तो ड्यू टू द ड्रग टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसकी वजह से नोजिया हेडेक हो सकता है। ड्यू टू द पैरासाइट डेथ की वजह से फीवर प्लस लिम्फेंजाइटिस हो सकता है। लोकल रिएक्शन की बात करें अपन तो स्क्रोटल पेन, लिम्फ नोड स्वेलिंग हो सकते हैं। तो इस अपने DEC के रिगार्डिंग कंप्लीट देख लिया। सेकेंड अपन देखेंगे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन MDA के रिगार्डिंग अपने कंट्रोल मेजर देख रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटी फाइलेरिया ड्रग टू एंटायर एलिजिबल पॉपुलेशन इन एंडेमिक एरिया। एंडेमिक एरिया में जो भी एलिजिबल पॉपुलेशन है उन सबको अपन कवर करेंगे अंडर द MDA, ठीक है। और अपन कौन सी MDA में कौन सी ड्रग यूज करते हैं? DEC, एल्बेंडाजोल और आइबरमेक्टिन, 3 मेडिसिन का ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। शेड्यूल क्या रहता है? 1 से ईयरली, कितने टाइम तक? फॉर 5 to 6 ईयर। और टारगेट क्या रहता है अपना कि अपन को कितना कवर करना है? 80 या मोर देन 80% कवरेज होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू एलिमिनेट द माइक्रोफाइलेरिया फ्रॉम द कम्युनिटी एंड ब्रेक द ट्रांसमिशन साइकिल। थर्ड क्या हो सकता है मेथड? वेक्टर कंट्रोल, कि जो डिजीज को ट्रांसमिट कर रहा है उसी को कंट्रोल कर दो, ठीक है ना। अपन देखा था कि डिजीज एक कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज होने के लिए, ठीक है, होस्ट, इन्वायरमेंट और एजेंट तीनों का प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। इसमें अपन इन्वायरमेंट को वेक्टर कंट्रोल के थ्रू इन्वायरमेंट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं तो ये चेन ब्रेक डाउन हो जाएगी, डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। वेक्टर कंट्रोल का यूज व्हेन द MDA इज इनसफिशिएंट और एज ए एडजुवेंट की तरह अपन यूज कर सकते हैं इसका। इसमें भी अपन देखें वेक्टर कंट्रोल में तो एंटी लार्वल मेजर हो गया जिसमें केमिकल लार्विसाइड हो गया, टेमीफोज हो गए, मेलेथियन हो गया, फेनेथियन हो गया। बायोलॉजिकल कंट्रोल देखें तो लार्विविरस फिश होगी, गेम्बूसिया फिश होगी, लेबिस्टर फिश हो गई। इन्वायरमेंटल की बात करें तो सोर्स रिडक्शन के लिए, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमन और परमानेंट इसका जो आउटपुट होता है वो परमानेंट होता है, ठीक है ना। इसमें अपन रिमूवल ऑफ द एक्वेटिक प्लांट जो मानसूनिया के लिए ब्रीडिंग प्लेस होता है, प्लस ड्रेनेज ऑफ द स्टेगनेट वाटर, फिलिंग द पिट्स, तो ये सब इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के अंदर कवर हो गया। फिर एंटी अडल्ट की बात करें तो उसमें IRS हो गया, फोगिंग हो गया, ठीक है ना। पर इसमें अपन देखें ये सब इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं अपन IRS और फोगिंग में, बट लिमिटेड वैल्यू इन द फाइलेरियासिस कंट्रोल में इसका वैल्यू है वो बहुत लो है। क्यों? क्योंकि बिकॉज रेजिस्टेंट अगेंस्ट इट, कि जो भी ये इंसेक्टिसाइड है, ठीक है ना, इस ये ठीक है इसका इवन यूज करते हैं और फाइलेरियासिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो इनके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट इनमें रेजिस्टेंट होता है प्रेजेंट, इसलिए ज़्यादा वर्कफुल नहीं होता है, ठीक है ना। IRS और फोगिंग वाला मेथड। फिर अपन पर्सनल प्रोटेक्टिव मेथड देखें तो उसमें मॉस्किटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, रेपेलेंट यूज़ कर सकते हैं, प्लस प्रोटेक्टिव क्लोथिंग मीन्स फुल स्लीव क्लोथिंग, ठीक है ना। नाइट के टाइम पे
फुल बॉडी कवर अपन क्लोथिंग यूज कर सकते हैं, जिससे अपन मॉस्किटो बाइट को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ है कि कंट्रोल मेजर में मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट। मॉर्बिडिटी मैनेजमेंट में अपने मेनली दो फोकस रहेगा, एक लिम्फ एडिमा और सेकंड हाइड्रोसिल पे। इन दोनों को अपन मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे लिम्फ एडिमा मैनेजमेंट। लिम्फ एडिमा मैनेजमेंट इन लिम्फेटिक फाइलोसिस मेनली फोकस ऑन द सिंपल एंड लो कॉस्ट मेजर पे, ठीक है, ताकि हर कोई इस मेजर को, ठीक है, एक्सेप्ट कर पाए। ठीक है, दिस मेजर हैव बीन प्रूव्ड टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिड्यूस द डिसेबिलिटी एंड प्रिवेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज। ठीक है ना, कि मेन अपना एम होता है लिम्फ एडिमा को मैनेजमेंट करने का वो, ठीक है ना, ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करता है, डिसेबिलिटी को रिड्यूस करता है, प्लस प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज को प्रिवेंट करता है। इसके भी अपन देखें, ठीक है ना, तो लिम्फ एडिमा के एक्यूट कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, एक्यूट डर्मेटो लिम्फेंजियो एडिनाइटिस, एडला बोलते हैं इसको, एडला, ठीक है ना। एडला क्या एक एक्यूट इन्फ्लामेटरी एपिसोड है अकरिंग इन द क्रोनिक लिम्फ एडिमा की कंडीशन में अपियर होता है कि क्रोनिक लिम्फ एडिमा की कंडीशन यदि एक्यूट अटैक होता है इन्फ्लामेटरी, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडला, ठीक है ना। और इसके लिए मोस्ट कॉमनली रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं जो एडला के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एडला के मैनेजमेंट को अपन मेनली टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक अनकॉम्प्लिकेटेड एडला में अपन कैसे मैनेज करेंगे और सीवियर एडला को अपन कैसे मैनेज करेंगे। नेक्स्ट है कि अनकॉम्प्लिकेटेड एडला को अपन कैसे ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले एनाल्जेसिक यूज करेंगे जो पेन रिलीफ में हेल्प करेगा। एनाल्जेसिक में कौन सी अपन मेडिसिन प्रेफर करते हैं, पैरासीटामोल। कितनी डोज, 1 ग्राम। कितने टाइम यूज कर सकते हैं पर डे, 3 to 4 टाइम। फिर एंटीबायोटिक है वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, कौन सी रूट से लेते हैं, ओरल रूट से यूज करते हैं। कितने टाइम तक यूज करते हैं, एटलीस्ट फॉर 8 days। कौन सी टाइप की अपन एंटीबायोटिक देखें तो एमोक्सिसिलिन यूज करते हैं। कितनी डोज में, 1.5 ग्राम, ठीक है ना, पर डे यूज करनी है अपन को। कितनी, 3 डिवाइडेड डोजेज में इसको यूज करना है। या फिर एमोक्सिसिलिन के अलावा ओरल पेनिसिलिन भी अदर यूज कर सकते हैं। यदि एलर्जी है पेनिसिलिन से तो उस कंडीशन में अपन क्या यूज करेंगे, एरिथ्रोमाइसिन। कितनी डोज में, 1 ग्राम में, ठीक है ना। और एक दिन में कितने टाइम यूज कर सकते हैं, 3 टाइम में ए डे। फिर अपन लोकल लिम्ब केयर की भी इसमें रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। क्लीन द अफेक्टेड लिम्ब विद द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है ना, कि लोकल इन्फेक्शन को अपन प्रिवेंट कर सके। प्लस ट्रीटमेंट ऑफ द एंट्रीलेशन, ठीक है ना, इंट्रीलेशन है उसका ट्रीटमेंट करें, ठीक है ना। एग्जामिन केयरफुली फॉर द वुंड, कट्स, एब्सेस, ठीक है, इंटरडिजिटल इन्फेक्शन स्पेशली बिटवीन द टोएज, ठीक है। इसको मैनेज कैसे करेंगे, क्लीन विद द एंटीसेप्टिक। जो भी वुंड कट्स है उसको अपन एंटीसेप्टिक से क्लीन करेंगे। यदि स्किन इन्फेक्शन सुपरफिशियल है तो अपन एंटीबायोटिक क्रीम का यूज कर सकते हैं। और यदि फंगल इन्फेक्शन है उस, ठीक है ना, टोएज इंटरडिजिटल स्पेस में, ठीक है ना, या इन बिटवीन टोएज में, तो अपन एंटी फंगल क्रीम का भी यूज कर सकते हैं। प्लस प्रिवेंटिव एडवाइस क्या देंगे, एजुकेटेड पेशेंट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ द क्रोनिक लिम्फ एडिमा। इसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा कि डेली लिम्फ हाइजीन को मेंटेन रखें, ठीक है ना। प्लस अवॉइड एनी इंजरी, ठीक, उस एरिया में इंजरी को अवॉइड करें। प्लस अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन, ये कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए प्रॉपर एज सुन एज पॉसिबल अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। एंटीफाइलेरियल ड्रग है, ठीक है ना। एडला अटैक में अपन को एंटीफाइलेरियल ड्रग को बिल्कुल ही यूज नहीं करना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, उसको अवॉइड करना है। जब तक एडला का अटैक है तो उसको पहले एडला के अटैक को मैनेज करना है अपन को, ठीक है। इस ये अपन को स्टेप फॉलो करके एक बार कवर हो जाए एडला से, उसके बाद अपन यूज कर सकते हैं। होम मैनेजमेंट एडवाइस क्या दे सकते हैं, ड्रिंकिंग द प्लेंटी ऑफ वाटर, रेस्ट, एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब, ताकि अपन, ठीक है ना, उससे उसको रिलीफ हो सके। प्लस रिंगलिंग ऑफ द टॉयज, ठीक है ना, चेंज द पोजीशन ऑफ द टॉयज, ठीक है ना। प्लस कूलिंग द लिम्ब विद द कोल्ड वाटर, ठीक है ना, कोल्ड वाटर से कूलिंग भी कर सकते हैं। तो ये होम मैनेजमेंट एडवाइस दे सकते हैं अपन। फॉलोअप कब है, रिव्यू द पेशेंट आफ्टर द 2 days के बाद रिव्यू करें। इफ कंडीशन डज नॉट इम्प्रूव देन रेफर टू द फिजिशियन और हायर सेंटर। अपन बात करें सीवियर एडला के मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, तो इमीडिएट रेफरल की
रिक्वायरमेंट होती है, पेशेंट शुड बी रिफर्ड इमीडिएटली। ठीक है, एंटीबायोटिक की बात करें तो सीवियर केसेस में अपन आईवी एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है, इंट्रावीनस। और फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में अपन कौन सी एंटीबायोटिक यूज करते हैं, इंट्रावीनस बेंजाइल पेनिसिलिन या पेनिसिलिन जी यूज करते हैं। कितनी डोज में, 5 मिलियन यूनिट गिवन 3 टाइम्स डेली। और इसके अलावा सेकंड चॉइस क्या रहती है अपनी, इंट्रामस्कुलर प्रोकैन बेंजिल पेनिसिलिन यूज कर सकते हैं। कितना, 5 मिलियन यूनिट्स और कितने टाइम गिवन 2 टाइम्स डेली। तो ये एंटीबायोटिक हो गई। और कब तक अपन को इंट्रावेनस एंटीबायोटिक स्टार्ट रखनी है, अंटिल द फीवर सबसाइड्स, ये इसका ड्यूरेशन हो गया। फॉलोअप में अपन कौन सी यूज करेंगे, ओरल थेरेपी यूज करेंगे। ओरल थेरेपी में अपन कौन सा यूज करेंगे एंटीबायोटिक, फेनॉक्सी मेथिल पेनिसिलिन, मीन्स पेनिसिलिन वी का यूज करेंगे। कितनी डोज होगी, 750 mg टू 1 ग्राम। और ड्यूरेशन इसका शेड्यूल क्या होगा, 3 टाइम डेली। और टोटल ड्यूरेशन कितना होगा, मिनिमम 8 डेज का ड्यूरेशन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये अपने वहाँ पे देखा था। ठीक है, अनकॉम्प्लिकेटेड एडला में भी और सीवियर एडला में भी ओरल थेरेपी अपन कितने टाइम तक देते, 8 डेज तक। इफ पेनिसिलिन से एलर्जी है उस कंडीशन में अपने क्या यूज करेंगे, आईवी एरिथ्रोमाइसिन। कितनी डोज में, 1 ग्राम में। कितने टाइम, 3 टाइम डेली अंटिल द फीवर सबसाइड। ये आईवी हो गया। और देन एक बार सबसाइड हो गया फीवर, अपन फिर ओरल स्टार्ट कर देंगे एरिथ्रोमाइसिन। डोज कितनी, 1 ग्राम ही। और ड्यूरेशन कितना, 3 टाइम डेली हो गया। और सपोर्टिव थेरेपी की बात करें, एनाल्जेसिक हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया लाइक पैरासीटामोल, प्लस एंटीफाइलियल ड्रग की क्या। ठीक है, तो आपने बोला था कि सीवियर एडला या एडला अटैक में अपन को एंटीफाइलियल ड्रग को अपन को अवॉइड करना है। ठीक है ना, यूज बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट है कि अपन ने लिम्फ एडिमा का मैनेजमेंट देख लिया। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट देखेंगे हाइड्रोसिल का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन गोल ऑफ द हाइड्रोसिल मैनेजमेंट इन फाइलियासिस। ठीक है ना, इंक्रीज द एक्सेस टू द हाइड्रोसेलेक्टोमी। ठीक है ना, हाइड्रोसिल का ऑपरेशन कर सके सर्जिकल, उसको करेक्ट कर सके। तो प्रोग्राम के अंदर इसके रिगार्डिंग क्या क्या एक्टिविटीज होती है, सबसे पहले डिटेक्शन, देन रेफरल। ठीक है ना, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्क्रोटल स्वेलिंग एज सुन एज, ठीक है, पॉसिबल अर्ली उसको आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए कौन कौन से मेथड है अर्ली आइडेंटिफिकेशन के लिए, कम्युनिटी सर्वे, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंप या अदर हेल्थ इनिशिएटिव के थ्रू अपन आइडेंटिफाई करते हैं। फिर ऑल इंडिविजुअल विद द स्क्रोटल स्वेलिंग शुड बी रेफर टू द हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है ना, वहाँ उसका प्रॉपरली डायग्नोसिस होता है और फिर उसका सर्जरी के लिए इवेल्यूशन होता है इफ रिक्वायर्ड। और लास्ट स्टेप क्या है अपना, इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल। ठीक है, जिसमें अपन वेक्टर कंट्रोल को कीमोथेरेपी के साथ कंबाइन करते हैं। तो अपना जो, ठीक है ना, तो ये इस कीमोथेरेपी के साथ इन्वायरमेंटल मेजर, लार्वल कंट्रोल, हेल्थ एजुकेशन को कंबाइन करते हैं, जो इसका आउटपुट आता है वो मोस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल अप्रोच मानते हैं इसको अपन फाइलियासिस कंट्रोल के लिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।